हेलो दोस्तों, मैं संजीव आप सभी का विद्या पॉइंट में स्वागत करता हूं। हम आज लेकर आए आप लोगों के लिए जीके और जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़। आप सभी को पता होगा कि एग्ज़ाम सर पे है, ढेर सारे एग्ज़ाम है। रेलवे का फॉर्म भरा जा चुका है, दरोगा आने वाला है, बिहार एसएससी का एग्ज़ाम एलडीसी का होने वाला है, बीपीएससी का एग्ज़ाम होने वाला है। और ये सारे सेक्शंस जितने भी एग्ज़ाम हैं इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन हो जाता है हमारा हिस्ट्री का। ये आपको पता होगा और हिस्ट्री से ढेर सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो आज का जो क्वेश्चंस होने वाला है 25 के आसपास क्वेश्चन होगा और सारा का सारा अप्रॉक्स क्वेश्चन हिस्ट्री का होगा, एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न का। तो लगाइए और देखिए कितना आप सही कर पा रहे हैं। साथ ही साथ मेरी क्लासेज 8 से 10 और 3 से 5 चल रही है। तो जो बच्चे ऑफलाइन क्लासेज करना चाहते हैं इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। क्लासेस फ्री है, अगर आप एलिजिबल हैं तो आप फी पे कर सकते हैं, अदरवाइज आप क्लासेस कर सकते हैं। तो चलते हैं बिना देर करते हुए पहले क्वेश्चन के ऊपर। और पहला क्वेश्चन आपके सामने है ये, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में स्थित था? तो ऑप्शन में है कालीबंगा, वनवाली, राखीगढ़ी या धौलावीरा। तो अगर देखें तो गुजरात में स्थित था धौलावीरा। अगर धौलावीरा के बारे में कुछ फैक्ट हम लोग देख ले तो धौलावीरा का अर्थ होता है सफ़ेद कुआं। पहले ये बात बहुत बार पूछा गया है कि धौलावीरा का अर्थ क्या होता है। सफ़ेद कुआं होता है। धौलावीरा जो है वो गुजरात के कच्छ में स्थित है। कच्छ की खाड़ी और खंबात की खाड़ी आपको पता होगा। अगर भारत का मैप देखिएगा तो ये इस तरीके से है और ये है हमारी खंबात की खाड़ी और ये है कच्छ की खाड़ी। तो धौलावीरा इस साइड में था और लोथल इस साइड में था, है ना। धौलावीरा में जल निकास प्रणाली का उत्तम व्यवस्था था। जल निकास प्रणाली, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल में जल निकास प्रणाली का अभाव था और उत्तम व्यवस्था था? तो उत्तम व्यवस्था यहाँ पर था। अब हम बात कर लेते हैं कालीबंगा। तो कालीबंगा के बारे में ढेर सारे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। कालीबंगा में तो पहले यही पूछ लिया जाता है कि ये कहाँ स्थित है। तो ये वर्तमान राजस्थान में स्थित है, ये आपको पता होगा। और कालीबंगा में ही जल निकास प्रणाली का अभाव था। ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, जल निकास प्रणाली का अभाव। और साथ ही साथ अगर देखें तो कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ, यानी ब्लैक बेंगल। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। मोहनजोदड़ो के बारे में पूछा जाता है जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला, काले रंग की चूड़ियाँ। और कालीबंगा से ही जोते हुए खेत के साक्ष्य मिले थे, ये भी आपको पता होगा। तो ये सारी जो भी छोटी छोटी बातें हैं इसको अंडरलाइन करते चले जाना है। बनवाली के बारे में बात करें तो बनवाली वर्तमान कहाँ है? बनवाली कहाँ है? तो बनवाली है हरियाणा में। और अगर राखीगढ़ी का बात करें तो राखीगढ़ी भी है हरियाणा में। बनवाली और राखीगढ़ी दोनों हरियाणा में है। एक क्वेश्चन और आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो वर्तमान में जो राखीगढ़ी है वो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल बन चुका है। पहले मोहनजोदड़ो था जो सिंध पाकिस्तान में स्थित है और अभी राखीगढ़ी है। रोपड़ के बारे में पूछता है तो रोपड़ कहाँ है? पंजाब में है, ठीक है। एक क्वेश्चन आता है कि बनवाली हल के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो हल जो मिला है वो बनवाली से मिला है, ठीक है। ये सारे फैक्ट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शक संवत कब प्रारंभ किया गया था? शक संवत की शुरुआत कब की गई थी? तो शक संवत की शुरुआत की गई थी 78 AD में। शक संवत के बारे में बात करें तो पहला पॉइंट क्या आता है कि शक संवत की शुरुआत करने वाले राजा थे जिनका नाम था कनिष्क। और कनिष्क 78 AD में राजरोहन यानी गद्दी पे बैठे थे और उसी समय शक संवत की शुरुआत की थी। भारत सरकार के द्वारा जो हमारा ग्रेगोरियन कैलेंडर है वो किस पर आधारित है? तो वो भी हमारा शक संवत पे भी आधारित है, यही बात याद रखिएगा। अगर कनिष्क के बारे में बात करें तो कनिष्क के समय में ही चौथी बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था, है ना। और चौथी बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो कुंडग्राम में हुआ था। अब आप हमको एक कमेंट में आंसर बता दीजिएगा कि कुंडग्राम वर्तमान किस राज्य में स्थित है। अब चौथी बौद्ध संगति के बारे में बात आया है तो चौथी बौद्ध संगति के अध्यक्ष को देख लेते हैं। तो अध्यक्ष थे कौन यहाँ पे? वसुमित्र। और एक क्वेश्चन और पूछता है कि चौथी बौद्ध संगति के बाद क्या हुआ था? तो चौथी बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म दो भाग में बट गया था। एक था हीनयान और एक था हमारा महायान। और मूर्ति पूजा जो होता था वो महायान के तहत होता था और अशोक जो था वो महायान का संप्रदाय था।
और यहाँ पे 58 AD दिया है। तो 58 AD नहीं बल्कि 58 BC में शुरू किया गया था हमारा विक्रम संवत। तो कभी कभी ये भी पूछा जाएगा कि विक्रम संवत की शुरुआत कब हुई थी। तो विक्रम संवत की शुरुआत हुई थी 58 BC में। और एक क्वेश्चन और दरोगा पूछा है कि शक संवत और विक्रम संवत के बीच में कितने दिनों का अंतर है। तो शक संवत और विक्रम संवत के बीच में 135 वर्षों का गैप है। ठीक है, ये BC और ये AD है ना। तो ये सारी जितनी भी जानकारियां हैं अच्छे से याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। और जो क्वेश्चन मैं पूछा हूँ कि कुंडग्राम वर्तमान किस राज्य में है, इसका आंसर आप हमें ज़रूर कमेंट में करें। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें जरूर। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था उसके अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन से थे। तो इसका आंसर तो आप अभी कर ही दोगे, क्योंकि अभी मैं जस्ट पीछे बताया था कि कनिष्क के शासनकाल में चौथी बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था, है ना। कौन सा? तो 4th नंबर का। और इसके अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र। एक क्वेश्चन और पूछता है, चौथी बौद्ध संगति एक ऐसा बौद्ध संगति था जिसके समय में उपाध्यक्ष भी थे। और उपाध्यक्ष कौन थे? तो उपाध्यक्ष यहाँ थे अश्वघोष। ये बात भी अच्छे से याद रखिएगा। चौथी बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया था, है ना। कनिष्क के शासनकाल में ही हमारा शक संवत की शुरुआत हुई थी। कनिष्क किस वंश का है? तो कनिष्क कुषाण वंश का है। कनिष्क कुषाण वंश का शासक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में अक्सर बात किया जाता है। कौन बात करते? तो ह्वेनसांग के बारे में सुने होंगे। ह्वेनसांग ने नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में जिक्र किया है और उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा है कि नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक शीलभद्र थे। ठीक है, और ये कुमारगुप्त इन्हें कहा जाता था। कुमारगुप्त के नाम से ये जाने जाते थे, गुप्त साम्राज्य के शासक थे। कुमारगुप्त गद्दी पर बैठे थे 415 AD में, और ये 415 से लेकर 455 AD के बीच में तक रहे थे। तो याद रखिएगा, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त करवाए थे। अब यहाँ चंद्रगुप्त विक्रमादित्य आ रहा है, तो आपको पता होगा कि विक्रमादित्य की उपाधि इतिहास में 14 शासकों ने धारण की थी, जिसमें से सबसे शक्तिशाली शासक थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, जिन्होंने अपने भाई रामगुप्त की हत्या करके गद्दी हासिल की थी गुप्त साम्राज्य का, है ना। अगर धर्मपाल के बारे में बात करें तो धर्मपाल ने भी एक विश्वविद्यालय बनाया है जिसका नाम है उदंतपुरी विक्रमशिला विश्वविद्यालय। विक्रमशिला विश्वविद्यालय, उदंतपुरी विश्वविद्यालय अगर नाम आ ही गया तो उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना इनके पिताजी करवाए थे, जिनका नाम था गोपाल। पाल वंश के शासक गोपाल ने उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना कराए थे। और उदंतपुरी जो विश्वविद्यालय है वो वर्तमान बिहार शरीफ में, जहाँ मैं अभी खड़ा हूँ, यहीं पर उदंतपुरी विश्वविद्यालय था, जिसका साक्ष्य अभी वर्तमान में नहीं मिलता है। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय, उदंतपुरी विश्वविद्यालय और नालंदा विश्वविद्यालय। तक्षशिला विश्वविद्यालय के बारे में भी आप जानते होंगे, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य पढ़े थे, है ना। तो तक्षशिला विश्वविद्यालय सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय, वो नालंदा से भी प्राचीन है। लेकिन तक्षशिला विश्वविद्यालय चूंकि भारत में नहीं है, इसलिए क्वेश्चन पूछता है कि भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन हुआ, तो ये था नालंदा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जैन संप्रदाय के प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में जानते होंगे आप लोग। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए थे, है ना। ऋषभदेव पहले थे और महावीर स्वामी अंतिम थे। जैन धर्म का विभाजन महावीर स्वामी के मरने के बाद ही हुआ था। और जैन धर्म में प्रथम जैन संगति हुई थी पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। और जब चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुआ था, एक्चुअल में हुआ क्या था कि जो मगध का क्षेत्र था, जहाँ मैं वर्तमान में भी खड़ा हूँ, यहाँ पर 12 वर्षों का लंबा अकाल पड़ गया। और जब ऐसा हुआ तो जैन में कुछ जैन मुनि ऐसे थे जो भद्रबाहु के नेतृत्व में चले गए श्रवणबेलगोला। और श्रवणबेलगोला वर्तमान कर्नाटक राज्य में है। तो वो चले गए श्रवणबेलगोला क्योंकि मगध में अकाल पड़ा था। लेकिन कुछ जैन मुनि जो थे वो स्थूलभद्र के नेतृत्व में वो मगध में ही रुक गए। ठीक है, और जब कई सालों के बाद जब भद्रबाहु आते हैं मगध में, तो देखते हैं कि ये जैन धर्म का पालन स्थानीय लोग नहीं किए हैं। इससे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य इस समस्याओं को दूर करने के लिए प्रथम जैन संगति का आयोजन करता है और उसके अध्यक्ष बनाते हैं स्थूलभद्र को, जो खुद जैन धर्म का पालन नहीं किए थे।
जैन धर्म में नग्न अवस्था में रहना होता था लोगों को, लेकिन स्थूलभद्र जो थे वो श्वेत कपड़ा पहनना स्टार्ट कर दिए थे। तो जब जैन धर्म बटा दो भागों में, तो स्थूलभद्र के नेतृत्व में जो भी ऋषि मुनि थे वो सफ़ेद वस्त्र धारण करना शुरू कर दिए, जबकि भद्रबाहु के नेतृत्व में सभी जैन मुनि नग्न अवस्था में ही रहते थे। इसके कारण दोनों में मतभेद हो गया और भद्रबाहु फिर से लौटकर श्रवणबेलगोला कर्नाटक चले गए। तो इसका आंसर होगा स्थूलभद्र। और आपको ये भी पता होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम समय में कर्नाटक चले जाते हैं भद्रबाहु के पास, और वहीं पर एक चंद्रगुप्त नामक बस्ती बसाते हैं। और जैन धर्म में एक विधि है जिसे कहते हैं सल्लेखना विधि। और सल्लेखना विधि एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें लोग भूखे प्यासे रहकर अपने प्राणों को त्यागते हैं, और इसी विधि के जरिए चंद्रगुप्त मौर्य अपना प्राण त्यागे थे। तो ये सारी जो बातें चल रही है इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। भद्रबाहु ये श्वेतांबर के थे, स्थूलभद्र जो थे वो श्वेतांबर के थे, और भद्रबाहु जो थे वो दिगंबर के गुरु थे। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आई होप कि आपको सेशन अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा होगा तो लाइक कीजिए और शेयर कर दीजिएगा। नंद वंश के पश्चात मगध में किस राजवंश का उदय हुआ? बड़े बड़े शासक आए और चले गए। अशोक जैसे प्रतापी राजा आए, नरसंहार किए, फिर भी इतिहास में उन्हें महान अशोक के नाम से जाना जाता है, उनके कर्मों के कारण। ठीक है, तो अतीत आपका जैसा भी रहा हो, वर्तमान और भविष्य आपका अच्छा रहना चाहिए, तभी आपको लोग याद करेंगे। नंद वंश के पश्चात मगध में किस वंश का स्थापना हुआ था? तो मौर्य वंश की स्थापना हुआ था। अब आपको ये बात पता होगी कि नंद वंश के अंतिम शासक कौन थे? तो धनानंद थे। ये बात आप अच्छे से जानते होंगे। धनानंद ऐसा व्यक्ति था जो धनानंद को अग्रमीज के नाम से जाना जाता था। धन की लालसा इसमें इतनी थी ना, जिसके कारण इसके पिताजी ने इसका नाम धनानंद रख दिया। और चंद्रगुप्त मौर्य और धनानंद के बीच युद्ध होता है, और युद्ध करवाता कौन है? तो युद्ध करवाता है चाणक्य, जिसे कौटिल्य या विष्णुगुप्त के नाम से जानते हैं। और आप लोग ये नाम जानते होंगे, कौटिल्य या विष्णुगुप्त। और इन्होंने ही चंद्रगुप्त मौर्य का लालन पालन किया, तक्षशिला विश्वविद्यालय में इसकी शिक्षा दीक्षा करवाई और इसको योग्य बनाया ताकि वो नंदवंश से लड़ सके। और नंदवंश का अंतिम शासक धनानंद को पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य एक नए वंश की स्थापना करते हैं जिसे मौर्य वंश कहा जाता है। चाणक्य ने अर्थशास्त्र की रचना की थी। तो ये बातें याद रखिएगा, ये कभी कभी पूछता है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? चाणक्य थे। और जब चंद्रगुप्त मौर्य गद्दी पर बैठते हैं तो चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री होते हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। कौटिल्य प्रधानमंत्री था, तो अभी हम लोग बात कर लिए, डिटेल में बात किए थे। कौटिल्य प्रधानमंत्री किसका था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का था, है ना। मौर्य वंश के शासक चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद चाणक्य इनके पुत्र अजातशत्रु, है ना, अजातशत्रु ने, बिंदुसार था ना, उनके भी मंत्री रहते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य आते हैं, बिंदुसार आते हैं, अशोक आते हैं, सुसीम आते हैं, है ना, एक एक करके सभी शासन करेंगे। तो चंद्रगुप्त चाणक्य जो कौटिल्य थे, जो चाणक्य और विष्णुगुप्त के नाम से जाने जाते थे, जिन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की थी, वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दांडी यात्रा, वर्णन हिस्ट्री से क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। दांडी यात्रा निम्नलिखित में से क्या कब प्रारंभ हुआ था? दांडी यात्रा के समय कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। दांडी यात्रा के बारे में थोड़ी सी जिक्र कर लेते हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है। दांडी यात्रा की शुरुआत कब हुई थी? 12 मार्च को। और दांडी यात्रा खत्म कब हुआ था? 6 अप्रैल को। तो एक क्वेश्चन पूछता है कि दांडी यात्रा के समय कुल टाइम कितना लगा था? तो दांडी यात्रा में कुल समय लगा था 24 दिन। ये क्वेश्चन पूछता है कितना समय लगा था? 24 दिन। और ये क्वेश्चन पूछता है कि दांडी यात्रा के समय महात्मा गांधी के साथ कुल कितने लोग थे? तो कुल लोगों की संख्या थी 78, है ना। दांडी यात्रा गुजरात के साबरमती से शुरू हुआ था और साबरमती से शुरू होकर ये गुजरात के दांडी तक चला था। और दांडी में जाके गांधी जी नमक बनाते हैं समुद्र के पानी से और नमक कानून को तोड़ते हैं। तो इस समय सभी ने अवज्ञा आंदोलन हुआ था। तो अच्छे से याद रखिएगा, ये हुआ था दांडी यात्रा कब? तो 1930 में ये हुआ था। ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह कौन सा किया था? बेसिक सा क्वेश्चन है ना, हल्का हल्का क्वेश्चन है, सब आप जानते होंगे। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौटे कब थे?
तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे 9 जनवरी 1915 को, 1915 को। और 9 जनवरी को इसी दिन हम लोग क्या मनाते हैं, तो प्रवासी दिवस मनाते हैं, है ना। गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका से लौटने के खुशी में हम लोग प्रवासी दिवस मनाते हैं। गांधी जी जब भारत लौटे थे तो उन्होंने सबसे पहले जायजा लेना शुरू किया भारत का, घूम घूम कर। और गांधी इसी दौरान गांधी जी मिले थे गोपाल कृष्ण गोखले से, गोपाल कृष्ण गोखले। और कहा जाता है कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु जो थे वो गोपाल कृष्ण गोखले थे। गांधी जी सबसे पहले भारत आए तो उन्होंने चंपारण में अपना योगदान दिया था। चंपारण बिहार का क्षेत्र है, नील क्रांति हुई थी 1917 में, चंपारण हुआ था नील की खेती के लिए, है ना। और राजकुमार शुक्ल गांधी जी को इनवाइट किए थे, है ना। तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद सबसे पहला सत्याग्रह चंपारण में किए थे जो सफल रहा था। इसके बाद खेड़ा सत्याग्रह हुआ 1918 में, और अहमदाबाद मील मजदूर भी हुआ था, वो भी 1918 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है सुमेलित करना है। अच्छा क्वेश्चन है, एंशिएंट हिस्ट्री से क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन है महाजनपद से। तो कौन से महाजनपद की राजधानी क्या थी, आपको ये बताना है। तो अगर बात करें गांधार का, तो गांधार की राजधानी थी तक्षशिला। सूरसेन के बारे में बात करें तो सूरसेन की राजधानी थी मथुरा। वत्स की राजधानी थी कौसंबी, और कौशल की राजधानी थी श्रावस्ती। तो इस तरीके से मैच करना था। आई होप आप मैच कर लिए होंगे, सही हुआ होगा। अगर आपको लग रहा है मैं फास्ट या स्लो चल रहा हूँ तो आप स्लो या फास्ट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हरेक वंश किस वंश के को कुनिक, हरेक वंश का वो कौन सा राजा था जिसे कुनिक कहा जाता था, ये भी एंशिएंट हिस्ट्री का क्वेश्चन है। मगध साम्राज्य में 3 वंश आए थे, आपको पता होगा। मगध साम्राज्य में एक तो आया था हर्यक वंश, एक आया था शिशुनाग वंश, है ना, शिशुनाग, और दूसरा आया था, तीसरा आया था नंद वंश। ये 3 वंश आए थे। हर्यक वंश के बारे में बोल रहा है, ये कुनिक किसे कहा जाता था, तो कुनिक का अर्थ होता था पितृहंता, और कुनिक कहा जाता था अजात शत्रु को। लेकिन अगर आप पढ़िएगा डिटेल में तो पता चलेगा उदयन भी अपने पिता अजात शत्रु की हत्या कर दिया था, इसीलिए कहीं कहीं पर उदयन को भी कुनिक के नाम से जाना जाता है। लेकिन प्रचलित थे अजात शत्रु कुनिक के नाम से, क्योंकि इन्होंने अपने पिता की हत्या की थी। अजात शत्रु के बारे में आप जानते होंगे कि जब ये गद्दी पर बैठे थे तो इन्हीं के शासनकाल में सबसे पहले प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। और प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था, तो प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था राजगिरी में, है ना। राजगिरी में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। तो ये जितनी भी सारी बातें हैं अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ये, किस शासक ने गंगा और सोन नदियों के संगम स्थल पर पाटलिपुत्र नगर बसाया था, तो पाटलिपुत्र जो था मगध की पहली राजधानी थी राजगिरी, जिसे गिरी ब्रिज कहा जाता था। मगध की दूसरी राजधानी थी पाटलिपुत्र, और पाटलिपुत्र को बसाया था उदयन ने, ठीक है। कहा जाता है कि उदयन ने ही सबसे पहले पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाई। उसके बाद उदयन पाटलिपुत्र को बसाते हैं और पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाते हैं। उदयन कौन है, तो उदयन अजात शत्रु के पुत्र हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शिशुनाग वंश का वो कौन सा शासक था, आई होप कि आपको दिख रहा होगा, जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन हुआ और इसे काकवर्ण के नाम से जाना जाता है। तो बहुत सारा क्लू दिया हुआ है। पहला दिया है द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन हुआ, दूसरा क्लू दिया है काकवर्ण के नाम से कौन जाना जाता है, तो दूसरी बौद्ध संगति का आयोजन कालाशोक के शासनकाल में हुआ था, है ना। और कहाँ हुआ था दूसरी बौद्ध संगति का आयोजन, तो दूसरी बौद्ध संगति का आयोजन वैशाली में हुआ था, है ना। दूसरी बौद्ध संगति के बारे में अगर बात करें तो ये 383 में हुआ था, 383 BC में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। अच्छे से याद रखिएगा। द्वितीय बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे, सबका मीर थे। तो ये सारे क्वेश्चन एक एक करके एग्जाम में पूछा जाता है। दूसरी बौद्ध संगति के बाद हुआ क्या था, तो दूसरी बौद्ध संगति के उपरांत कुछ बौद्ध भिक्षु थे जो थे वो बौद्ध धर्म से, बौद्ध से अलग हो गए थे और बौद्ध संघिका नामक एक मठ या एक ग्रुप का निर्माण किए थे। तो ये बातें याद रखिएगा, ठीक है। एक कुछ भिक्षु बौद्ध धर्म से अलग होकर बौद्ध संघिका का निर्माण किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिकंदर महान और राजा पोरस की सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने युद्ध किया था, तो सिकंदर पोरस के बारे में आप जानते होंगे, सिकंदर पोरस कौन था, और साथ ही साथ आप
सिकंदर महान और पोरस के बारे में, दोनों के बारे में जानते होंगे। सिकंदर पोरस था कौन, और सिकंदर कौन था और राजा पोरस कौन थे? तो सिकंदर आया था भारत में 326 BC में, है ना। खैबर दर्रे से होकर भारत आया था। और सिकंदर जब भारत आया था तो अंभी, तक्षशिला का शासक उस समय था अंभी। अंभी ने सिकंदर के सामने घुटने टेक दिए कि मैं आपसे युद्ध नहीं करूंगा और अपना साम्राज्य मैं आपको देता हूँ। सिकंदर जब आगे बढ़ा तो झेलम नदी के किनारे एक राजा था जिनका नाम था राजा पोरस। ये युद्ध करने के लिए सिकंदर से तैयार हो गया और सिकंदर और राजा पोरस के बीच झेलम नदी के किनारे हाइडे स्पीच का युद्ध होता है। हाइडे स्पीच का युद्ध होता है, जिसे वितस्ता का युद्ध भी कहते हैं। वितस्ता का युद्ध के नाम से भी इसे जाना जाता है। और इस युद्ध में सिकंदर जीत जाता है, लेकिन राजा पोरस की ताकत और साहस देखकर सिकंदर राजा पोरस के साम्राज्य को वापस कर देता है। और राजा पोरस बदले में सिकंदर को ये बोलता है कि आगे हमसे भी शक्तिशाली साम्राज्य है जिसे नंद साम्राज्य के नाम से जानते हैं, और नंद साम्राज्य की सेना हमसे कई गुनी अधिक शक्तिशाली है। इसके कारण सिकंदर की सेना परेशान हो गई और सिकंदर की सेना किस नदी को पार करने से इनकार कर दी थी, ये क्वेश्चन पूछता है। तो सिकंदर की सेना ब्यास नदी को पार करने से इनकार कर दी थी, क्योंकि वो डर चुकी थी, थक चुकी थी, काफ़ी समय से युद्ध कर रही थी उसकी सेना। और सिकंदर लौटते समय सिकंदर को 323 BC में बेबीलोन के क्षेत्र में उसकी हत्या कर दी जाती है। तो ये सारी बातें अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 323 ईस्वी में सिकंदर महान की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो अभी हम बात किए थे सिकंदर महान के बारे में, डिटेल में हम बात कर लिए, बेबीलोन आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस प्रकार के मृत भांड सिंधु घाटी सभ्यता में उत्कीर्ण किए जाते थे? तो अभी जो हमारा मिट्टी का बर्तन है वो कैसा कलर का होता है? लाल कलर का। पहले भी जो मित्र भांड था वो काले और लाल कलर के थे। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, टेराकोटा के बारे में जानते होंगे। टेराकोटा का अर्थ होता है पकी हुई मिट्टी, आग में पकी हुई मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पाली ग्रंथ में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था? एंशिएंट हिस्ट्री से ये भी क्वेश्चन है। तो उस समय गांव के मुखिया भोजक कहलाते थे या ग्राम भोजक कहलाते थे। अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? उज्जैन, तो क्वेश्चन तो बेसिक से ये पूछता है कि उज्जैन किस नदी के किनारे है? तो उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे। अच्छे से याद रखिएगा। उज्जैन मध्य प्रदेश में है, वर्तमान मध्य प्रदेश के क्षेत्र में उज्जैन है, और उज्जैन को इतिहास में अवंतिका के नाम से जानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंद वंश का संस्थापक कौन था? सब जानते हैं नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद था, है ना। और महापद्म नंद कहा जाता है मगध साम्राज्य का अगर कोई सबसे शक्तिशाली शासक हुआ तो वो महापद्म नंद था। इसी ने सबसे पहले कलिंग पे अधिकार किया था, कलिंग को जीता था। कलिंग को तो खैर जीतने के लिए अगर बात करें तो कलिंग को तो वर्धन वंश के शासक, बृहदत्त वंश के शासक जो थे जरासंध, जो बृहदत्त वंश के 9वें शासक हुए, उन्होंने ही कलिंग को जीत लिया था। और जरासंध की हत्या किए थे कृष्ण के कहने पर भीम, ये आपको पता होगा, जो बृहदत्त वंश के 9वें शासक थे। लेकिन कलिंग को जीतने वाले महापद्म नंद भी थे, और कलिंग को जीतने वाले अशोक थे। 261 BC में कलिंग का युद्ध होता है और अशोक जीतते हैं, और इसके बारे में जिक्र अशोक ने अपने 13वें शिलालेख में किया है। ये सारी बातें आपको पता होगी। तो नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद था, जो मगध का सबसे शक्तिशाली शासक था, और इसी का पुत्र होता है धनानंद, ये, और इसी को मारकर चंद्रगुप्त मौर्य वंश की स्थापना करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनानी लेखक द्वारा अग्रमीज या जैंड्रमीज किसे कहा जाता था? अग्रमीज किसे कहा जाता था? तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, अग्रमीज कहा जाता था धनानंद को। अग्रमीज मतलब होता है धन का प्रेमी। काफ़ी इसके पास धन था और सेना भी विशाल थी, लेकिन चाणक्य की रणनीति ने और चंद्रगुप्त मौर्य के साहस ने इसको इसके साम्राज्य से उखाड़ कर फेंक दिया और मौर्य वंश की स्थापना किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। मोहनजोदड़ो की जो पशुपतिनाथ की मूर्ति है उस पर कौन से जानवर अंकित नहीं है? तो पशुपतिनाथ की जो मूर्ति है ना, उसे अध शिव का रूप कहा जाता है। पहले ये बात याद रखिएगा, ये शिव का रूप था। और इसमें जो जानवर थे वो थे, पहले गेंडा था, भैंस था, ठीक है, गेंडा, भैंस, बाघ, हाथी, और पैर पे थे 2 हिरन। हिरन की संख्या कितनी थी? 2 हिरन था।
अब आप इसमें से देख लो कि कौन नहीं होगा, तो नहीं कौन होगा, शेर होगा। अब आप एक क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट में देना कि पशुपतिनाथ की मूर्ति हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आगे चलते हैं और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। निम्न राजाओं पर विचार कीजिए। विचार क्या करना है कि इनमें से कौन सा बुद्ध के समकालीन था। महात्मा बुद्ध जिस समय थे उस समय इनमें से कौन सा राजा था। तो अगर बात करें अजातशत्रु, तो पता है ना अजातशत्रु के गद्दी पर बैठने के 8वें वर्ष, याद रखिएगा अच्छे से, 8वें वर्ष में महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई है। और महात्मा बुद्ध जब मरे थे 483 BC में महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई है। और इसी समय राजगीर में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन अजातशत्रु करवाता है। तो अजातशत्रु था ही था। अगर बिंदुसार का बात करें तो बिंदुसार मौर्य साम्राज्य का है ना, ये मगध, और मगध में भी हर्यक वंश। मौर्य साम्राज्य कब आया था, तो मौर्य साम्राज्य आया था 320 BC में, और यहाँ मृत्यु हो गई है महात्मा बुद्ध की, तो बिंदुसार तो होंगे नहीं। प्रसेनजीत के बारे में बात करें तो प्रसेनजीत काशी का राजा है, कौशल महाजनपद का राजा है प्रसेनजीत। और प्रसेनजीत ने अपनी पुत्री महाकोसला का विवाह किया था चंद्रगुप्त मौर्य से, बिंबिसार से, अच्छे से याद रखिएगा। इसकी एक बेटी थी जिनका नाम था महाकोसला, और महाकोसला का विवाह ये करेंगे बिंबिसार से। बिंबिसार को कुनिक के नाम से जाना जाता है, ये तो आपको पता होगा, है ना। और जब महाकोसला की मृत्यु होती है तो प्रसेनजीत महाकोसला का शादी करते बिंबिसार से और दहेज में देते हैं काशी। लेकिन जब बिंबिसार मर जाते हैं तो महाकोसला भी दुख में मर जाती है, जिसे कारण प्रसेनजीत काशी को वापस ले लेता है। लेकिन अजातशत्रु को काशी चाहिए होता है, इसलिए अजातशत्रु और प्रसेनजीत के बीच में युद्ध होता है। बाद में प्रसेनजीत अपनी पुत्री का विवाह अजातशत्रु से कर देगा और काशी फिर से अजातशत्रु को दे देगा। तो ये स्टोरी थी, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 3। तो आई होप कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। इसी तरीके के मैं वीडियो लाता रहूँगा, डिटेल में हम लोग चर्चा करेंगे। जो आंसर मैं पूछ रहा हूँ आप कमेंट में ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए एग्ज़ाम की तैयारी के लिए स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।